हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया से होंगे। आज के इस सेशन में हम जिस होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मर्क-कॉर। मर्क-कॉर का पूरा नाम होता है मर्क्यूरियस कोरोसिवस। तो मर्क-कॉर जो मेडिसिन होती है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मर्क-कॉर ही कहते हैं। अब इसके थोड़े इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा आगे, उसके बाद इसके जो मेन PQRS सिम्टम है, साथ साथ इसके जो एक्शन डिसेंट्री, डायरिया एंड डिसेंट्री के कंडीशन में क्या होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देने वाली चीज़ है। उसके बाद से फिर इसका कुछ आइज़ का कंप्लेन होता है, इसकी मोडालिटीज़ और इसका मेंटल सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानवेंद्र पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल रैपिड क्योर में। चलिए आज की रेमेडी पढ़ते हैं। दोस्तों, मर्क-कॉर स्टार्ट करने से पहले इस रेमेडी के थोड़े इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता देता हूँ। इसके सोर्स जो होते हैं वो मिनरल किंगडम से इसको एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। सिनोनिम और नाम से क्या बोलते हैं तो इसको मर्क क्लोराइड के नाम से बुलाते हैं। फैमिली तो ये मर्क्यूरी फैमिली से बिलोंग करती है मेडिसिन। प्रूवर इसके डॉक्टर हैनीमैन थे। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यानी कितने दिनों तक इसका काम आता है, जब आप पोटेंसी में किसी भी आप पेशेंट को अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो कितने दिनों तक इसका एक्शन रहता है, तो 2 से 3 हफ्तों तक का इसका एक्शन रहता है पेशेंट के अंदर। फिर इसका माइजम क्या है, तो ये एक सिफिलिटिक रेमेडी है, इसलिए इसका माइजम भी सिफिलिस होगा। और पेशेंट थर्मली काफ़ी ज़्यादा चिली होते हैं तो इसका थर्मल चिली होगा। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं सीधे फिजिकल गाइडिंग सिम्टम। इसका मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम है डायरिया एंड डिसेंट्री कंडीशन। ये मेडिसिन बहुत अच्छा एक्ट करती है। क्या क्या उसमें पॉइंट्स हैं वो सबसे पहले आपको बताता हूँ। तो डिसेंट्री के केस में लगातार पेशेंट के अंदर टेनिस्मस बना रहता है। तो लाइन कैसी है कि टेनिस्मस ऑफ रेक्टम एंड ब्लैडर। तो जो टेनिस्मस होता है उसमें ऐसा होता है पेशेंट को कि स्टूल पास आउट करने के बाद यानी वॉशरूम जाने के बाद भी उसको दोबारा ऐसा लगता है कि अभी तक पूरी तरीके से वो कंप्लीट सेटिस्फाई नहीं हुआ है अपने स्टूल से, तो दोबारा उसको जाना पड़ता है स्टूल पास आउट करने के लिए। तो लेकिन वो कंप्लीटली हो गया रहता है, फिर भी उसको ऐसा लगा रहता है कि उसके अंदर कुछ तो अभी बचा है जिसको वो जाके एक बार स्टूल पास आउट करेगा। तो जो टेनिस्मस रहती है वो टेनिस्मस हमेशा बनी रहती है, स्टूल के कंडीशन में भी, साथ साथ यूरिनेशन यानी पेशाब के कंडीशन में भी। तो ये टेनिस्मस ऑफ रेक्टम एंड ब्लैडर दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ चलता रहता है। और ये स्टूल पास आउट करने के बाद या फिर यूरिन पास आउट करने के बाद भी ये कम नहीं होता है, ऐसा बना ही रहता है। उसके बाद दूसरा इसका सिम्टम क्या होता है कि जो स्टूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट यानी बहुत गर्म होता है। पेशेंट को ये फील होगा, पेशेंट बोलेगा कि स्टूल मेरा काफ़ी हॉट हो रहा है, मतलब काफ़ी जलता हुआ निकल रहा है। बर्निंग सेंसेशन होगा पेशेंट को रेक्टम के एरिया पे। उसके साथ साथ काफ़ी स्कैंटी यानी कम मात्रा में होगा। उसके बाद ब्लडी होगा और बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव होगा, बदबूदार होगा उसका स्टूल। उसके बाद यूरिन जो होता है, पेशाब, वो काफ़ी ज़्यादा हॉट। जैसे मैंने स्टूल का हॉटनेस बताया आपको गर्म, वैसा यूरिन का भी हॉटनेस। और हॉटनेस की वजह से जो पॉइंट होता है यूरेथ्रा का, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्निंग स्टार्ट होता है। बर्निंग उसका रेडिएट करता है दोस्तों। वो बर्निंग कैसे रेडिएट करता है, तो स्टार्ट होता है यूरेथ्रा से और कंप्लीट नीचे आते आते कंप्लीट बाहर तक यानी एकदम लास्ट पॉइंट तक बर्निंग रहता है। और वो टाइम पे ड्रॉप बाय ड्रॉप जब पेशेंट यूरिन पास आउट करेंगे उस कंडीशन में, और हर एक बूंद जो रहता है वो लगता है कि आग की गोली की तरह निकल रही है बाहर, इतना जलन रहता है। उसके बाद दोस्तों जब भी पेशेंट स्टूल और यूरिन दोनों, पेशाब और स्टूल पास आउट कर लेगा, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा उसको पर्स्पिरेशन होगा। इतना ज़्यादा पर्स्पिरेशन होगा कि उसको कुछ तो लेना पड़ेगा अपना पसीना पोंछने के लिए, इतना ज़्यादा पेशेंट को पर्स्पिरेशन होता है। उसके बाद से ये जब कंप्लीट कर लेगा तब भी सिम्टम ख़त्म नहीं होंगे और काफ़ी ज़्यादा फटीग, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील करेगा। तो ये इसकी हो गई यूरिन कंप्लेन और साथ साथ में रेक्टम की कंप्लेन। तो इसको कॉमन हम डिसेंट्री के कंप्लेन में आपको बताएं। अब दोस्तों इसका कुछ स्फीयर ऑफ एक्शन और कहाँ कहाँ पे ये होता है वो आपको बता देता हूँ। तो मैंने आपको ये कंप्लेन बताया तो आपको इससे ये याद हो गया होगा कि ये रेक्टम पे काम करता है, ब्लैडर पे काम करता है, साथ में किडनी पे बहुत अच्छा ही एक्ट करता है। किडनी के डिजीज़ में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। आई के कंप्लेन में एक्ट करता है, थ्रोट, माउथ, बोन, ये सारी मतलब चीज़ों में एक्ट करता है, लेकिन मोस्टली रेक्टम में, ब्लैडर में और किडनी में और आइज़ में ये इसका 4-5 जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करता है। अब दोस्तों इसके कुछ मेंटल सिम्टम की बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेंटल सिम्टम में सबसे पहले पेशेंट काफ़ी ज़्यादा डिलीरियम और स्टूपर, ये दोनों मार्क है इस रेमेडी का, मर्क-कॉर का। डिलीरियम और स्टूपर। स्टूपर क्या होता है, स्टूपर एक स्टेट होता है ह्यूमन बीइंग का। उस कंडीशन में पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है यानी किसी भी चीज़ का रिप्लाई नहीं देना, कुछ भी उसको आभास नहीं होता है, एकदम चित्त पड़ा रहता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। या फिर
सोचने की, किसी काम को करने की जो उसकी क्षमता रहती है वो ख़त्म हो गई रहती है। तो स्टूपर मतलब यही होता है। और डिलीरियम साथ साथ में देखा जाता है। साथ में पेशेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी, एंसियस एंड रेस्टलेस देखा जाता है, वरीड होता है, एफ्रिड होता है। कोई भी काम करने से पहले बहुत बेचैन होगा, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी रहेगा कि पता नहीं ये मेरा काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूँगा, मैं कहीं जा रहा हूँ तो अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। ये बहुत ही ज़्यादा पेशेंट के अंदर एंजाइटी भरा रहता है। उसके वजह से वो रेस्टलेस रहता है, इधर उधर भागता फिरता रहता है। और इसमें एक मर्क कॉर के पेशेंट को ही नहीं, मर्क्यूरी ग्रुप के सारे रेमेडी के पेशेंट को हम रॉक हार्ड टाइप ऑफ पर्सन बोलते हैं। यानी पत्थर कितना मजबूत होता है उसकी तरह ये इंसान मजबूत होते हैं। इनका सिम्टम जब दिखता है तो सिम्टम के टाइम पे थोड़े कमज़ोर दिखेंगे, लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा हार्ड पेशेंट होते हैं। हार्ड कहने का मतलब ये है स्थिर, एकदम जटिल व्यक्ति। अपना कोई भी काम एकदम करना ही करना है, इसको छोड़ेंगे नहीं। एकदम सुपीरियरिटी जो मेंटेन होना चाहिए। प्लेटिना के केस में कैसे हम देखते हैं वैसा नहीं। प्लेटिना में सुपीरियरिटी जो रहता है पेशेंट का वो अपना दिखाने का सुपीरियरिटी रहता है, लेकिन जो मर्क्यूरी ग्रुप की रेमेडी होती है उसमें सुपीरियरिटी जो रहता है वो अपना फर्स्ट पोजीशन को रहता है लेके, कि मुझे ये चीज़ करना ही करना है, मुझे ये चीज़ ये पोजीशन पे पहुंचना ही है। तो ये इसका रॉक हार्ड सिम्टम होता है। फिर एक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मर्क और के पेशेंट के अंदर सिम्टम है, मेंटल सिम्टम ये है कि कोई भी इंसान उससे बात करेगा तो उसको स्टेयर करेगा, मतलब देखते रहेगा, एक टक देखता रहेगा, लेकिन उसको रिप्लाई नहीं करेगा, उसकी बातों को समझ ही नहीं पाएगा वो क्या बोल रहा है, बस उसे घूरता रहेगा। मतलब आप देखे होंगे 2-3 लोग को बात करते हुए, कोई बात कर रहा है और एक आदमी लगातार घूरे जा रहा है बिना कुछ रिप्लाई दिए। तो इससे जो घूरने की सिम्टम होती है बहुत लंबे देर तक, वो मर्क और के पेशेंट के अंदर देखा जाता है। अब दोस्तों ये मेंटल सिम्टम की बात हो, दोस्तों अब इस रेमेडी की आई कंप्लेन की बात कर लेते हैं। तो ये रेमेडी बेसिकली सिफिलिटिक माइजम से बिलोंग करती है। तो सिफिलिटिक कंडीशन आइज़ में भी दिखेगी। आइज़ में सबसे पहले पेशेंट को आयराइटिस जैसी कंडीशन दिखेगी, इन्फ्लामेशन दिखेगा, उसके साथ साथ डिस्चार्जेस, जो पस निकलेगा वो मडी कलर का निकलेगा, यानी मिट्टी के कलर का, हल्का आप येलो बोल सकते हैं, हल्का येलो कलर का जो पस रहता है वो निकला रहता है, लगता है कि उसमें मिट्टी मिला हुआ है। उसके बाद दोस्तों एक आइज़ में सिम्टम देखा जाता है नाइदर कॉन्ट्रैक्ट नॉर डायलेट, यानी कॉन्ट्रैक्शन और डायलेटेशन की भी सिम्टम नहीं देखी जाती है। उसके अंदर मसल्स भी अच्छे से काम नहीं करते, पेशेंट अच्छे से पलके भी नहीं झपका पाता। ये सारी चीज़ें ये आइज़ के कंप्लेन में दिखते हैं। और दोस्तों ये जो डिसेंट्री की कंप्लेन मैंने आपको बताया और आइज़ की कंप्लेन, ये दोनों साथ साथ भी चल सकती है। और सबसे ज़्यादा ये मई मंथ से लेके नवंबर तक, यानी बेसिकली जो गर्मी का सीज़न होता है और ठंडी स्टार्ट होने जाता है वो टाइम तक, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ये पेशेंट का सिम्टम बना रहता है। अब दोस्तों इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम ये है कि स्टेबिंग टाइप ऑफ पेन, पेशेंट को लगता है कि चाकू से मारा जा रहा है, ऐसा पेन होता है। वो पेन रेडिएट करता है, यानी स्टेबिंग टाइप ऑफ जो पेन होता है पेशेंट का, वो पेन कहाँ से एक्सटेंड करता है, यूरेथ्रा से लेके और ब्लैडर तक पेशेंट का वो पेन रेडिएट करता रहता है, ऊपर से नीचे ऐसा जाता रहता है, लगता है कि चाकू से वहाँ पे मारा जा रहा है। अब दोस्तों ये मेडिसिन टॉन्सिलाइटिस के भी केस में प्रिस्क्राइब करते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्निंग हो, टॉन्सिल्स इनलार्ज हो गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो, रेडनेस कंडीशन हो, उस केस में भी प्रिस्क्राइब करी जाती है। उसके बाद अब दोस्तों इसकी मोडेलिटीज़ की बात कर लेते हैं। मोडेलिटीज़ में एग्रीवेशन, एमुलेशन, किससे पेशेंट को आराम मिलता है, किससे पेशेंट की कंप्लेंट बढ़ जाती है। तो बढ़ने का मैंने आपको बताया मई मंथ से लेकर नवंबर मंथ के बीच, यानी जनरली जो भी गर्मियों का सीज़न होता है उसमें पेशेंट की कंप्लेंट बढ़ जाती है, ठंडी के सीज़न में थोड़ी कम हो जाती है। तो गर्म से पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा एग्रीवेशन होता है और कोल्ड क्लाइमेट से थोड़ा सा एमुलेशन होता है पेशेंट का। फिर जब भी पेशेंट सोने जाएगा, यानी बिफोर स्लीप, तब उसका एग्रीवेशन बढ़ जाएगा। और सबसे ज़्यादा एग्रीवेशन होता है आफ्टर द पासिंग ऑफ स्टूल एंड आफ्टर द पासिंग ऑफ यूरिन, यानी पेशाब करने के बाद भी, स्टूल पास आउट करने के बाद भी सबसे ज़्यादा पेशेंट की सिम्टम बढ़ जाती है। अब इसका आराम कैसे मिलता है, तो आफ्टर स्लीप, जब पेशेंट सो जाए तभी उसको रिलैक्स मिलता है, जगने के बाद फिर वो बेचैन हो जाएगा, ये सारी कंप्लेन को लेके। उसके बाद दोस्तों अब इसकी एक मेडिसिन है जिसका नाम है कैलकेरिया सल्फ। वो कभी भी मर्क कॉर के साथ प्रिस्क्राइब मत करिएगा। मर्क कॉर के साथ अगर कैलकेरिया सल्फ की कंप्लेन मिल रही है, उसकी सिम्टम मिल रही है, तो वेट करिए, ये रेमेडी उसको कवर करती है। अगर वो देते हैं तो इस रेमेडी को मर्क कॉर को कैलकेरिया सल्फ एंटीडोट कर देती है, इसलिए कैलकेरिया सल्फ और मर्क कॉर एक साथ प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। अब इसकी कुछ थेराप्यूटिक वैल्यू की बात कर लेते हैं, कौन कौन से कंडीशन में इस रेमेडी को हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सिफिलिटिक रेमेडी है, तो सिफिलिस से रिलेटेड जो बीमारी होगी उसमें आप दे सकते हैं। टेनिसमस के केस में दे सकते हैं, आयराइटिस के केस में दे सकते हैं। फिर इंटुससेप्शन, एक इंटेस्टाइन की बीमारी होती है जिसमें एक में दूसरा लपेटे में आ जाते हैं, उस कंडीशन में उसको छुड़ाने के लिए इंटुससेप्शन का केस रहे, क्यूट रहे, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत ना हो रहे, तो उस कंडीशन में आप दे सकते हैं। उसके बाद डायरिया एंड डिसेंट्री कंडीशन मैंने आपको ऊपर बताया, वैसे कंडीशन दे सकते हैं। फिर ब्राइट्स डिजीज़, यानी
अभी की लैंग्वेज उसको नेफ्राइटिस बोलते हैं, यानी किडनी की बीमारी। जब इन्फ्लामेशन ऑफ बोथ किडनी हो जाए, इन्फ्लामेशन की वजह से कोई पैथोलॉजी इन्वॉल्व रहे, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को देंगे तो वो सिम्टम कम हो जाएंगे। आई होप दोस्तों ये रेमेडी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको आंसर करूंगा। साथ में इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई रेमेडी के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।